विद फर्स्ट। ओके। ओके। तो हम लोग फर्स्ट टर्म ट्रेनिंग के बारे में अब हम बात करना शुरू करेंगे। राइट। सो बेसिकली जब हम और कुछ कुछ चीज़ों जो हैं वो मैं थोड़ा जल्दी बात करूंगी, जिनके बारे में जो चीज़ें हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, जो हम ऑलरेडी स्कूलों में लागू करते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा जल्दी जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी जा रही हूँ, आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे रोकिए। ठीक है। बट दिस इज बेसिकली समथिंग जो हम पहले भी ट्रेनिंग्स में बता चुके हैं कि जब हम फर्स्ट टर्म असेसमेंट करते हैं तो हमें किस तरीके से सोचना है, कौन से 5 स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम डिसाइड करते हैं जब हम असेसमेंट की प्लानिंग शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो होती है प्लानिंग, किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा, क्या-क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो जो पूरी जो प्लानिंग की कार्रवाई है वो ऑब्वियसली सबसे पहले होती है। उसके बाद असेसमेंट होगी कैसे, एग्ज़ीक्यूशन, कार्यवर्तन, मतलब हमने प्लानिंग तो कर ली लेकिन हम लोग क्लासरूम में वो असेसमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसकी पूरी जो एग्जीक्यूशन की प्लानिंग होती है वो भी करनी होती है। फिर आता है स्कोरिंग, किस तरीके से स्कोरिंग करी जाए। ऑब्वियसली आज तक हम लक्ष्यों की स्कोरिंग के बारे में बात करते आए हैं और बहुत डिटेल में हमने ये ट्रेनिंग्स करे हैं। लेकिन आज जो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे वो है टास्क एनालिसिस या गोल डिटेल। इसकी स्कोरिंग क्यों और कैसे करनी है, इसके ऊपर मोस्टली ये सारी ट्रेनिंग जो है वो केंद्रित है। फिर उसके बाद हमारा आता है रिपोर्ट कार्ड। दिशा का पोर्टल हमें बहुत मदद करता है रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने में। बहुत सारा चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट कार्ड में पोर्टल के द्वारा आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एज़ टीचर्स भरनी है और एज़ प्रिंसिपल्स उनको अप्रूव करना है। तो उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे कि रिपोर्ट कार्ड को किस तरीके से और भी जो है वो बेटर बनाया जाए। और उसके बाद आता है हमारा पालक मीटिंग और पेरेंट मीटिंग। आज हम थोड़ी-सी और चर्चा करेंगे कि जितना हम करते हैं, उससे और क्या किया जा सकता है, जिसे हम पेरेंट मीटिंग को और भी जो है वो इफ़ेक्टिव या प्रभावी बना पाएँ। तो ये 5 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है प्लानिंग। अभी प्लानिंग में असेसमेंट करने से पहले की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम पहले भी बता चुके हैं कि असेसमेंट शुरू करने से पहले वापस से सारे बच्चों का जो है वो लक्ष्यों को निकालिए और उनको फिर से एक बारी देखिए कि क्या लक्ष्य आपने शुरुआत में उनके लिए चुने थे। अभी आपको उन्हीं लक्ष्यों के ऊपर वापस जो है वो बच्चों को स्कोर करना है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्लानिंग के समय 2-3 चीज़ों का जो है वो ज़रूरी ख़्याल रखें। हमारे 5 डोमेन हैं जिसके अंतर्गत आपने बच्चों के लिए लक्ष्य हैं जो वो निकाले हैं। अब उनमें से कुछ गोल्स को हम देख के स्कोरिंग करते हैं, कुछ जो है वो करवा के करते हैं। और ये प्लानिंग के टाइम इसमें डिस्टिंग्विश करना या इनको अलग-अलग रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आप देख के आकलन करते हो, उसके लिए आपका बच्चा सामने होना ज़रूरी नहीं है। आप स्कूल के बाद या घर में भी वो असेसमेंट बच्चे का स्कोरिंग में भर सकते हो। तो जो देख के आपको गोल स्कोर करने हैं, वो अलग से उनकी प्लानिंग होगी और जो करवा के लेने हैं, उसके लिए प्लानिंग जो है वो अलग से होगी। सो आप जब अपनी असेसमेंट की तैयारी शुरू करते हैं तो गोल्स के अंदर ये डिवाइड करना या ये बाँटना कि कौन-सी चीज़ें देख के होएँगी और कौन-सी चीज़ें करवा के होएँगी, ये इसकी प्लानिंग करना सबसे फर्स्ट स्टेप है आपकी प्लानिंग में। फिर आता है ये कि कुछ बच्चे हमारे वर्बल हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो नॉन वर्बल हैं। जो वर्बल बच्चे हैं उनके लिए किस तरह का सामग्री रखना है और जो नॉन वर्बल बच्चे हैं उनके लिए किस तरह की प्लानिंग करनी है, ये पहले से ज़्यादा करना ज़रूरी है क्योंकि उसी के आधार पर आप सामान लाएँगे जिसके ऊपर आप टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो ये ध्यान में रखना भी कि अगर मैं टीचर हूँ, मेरे क्लास में 7 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे जो नॉन वर्बल हैं, तो उनके असेसमेंट के लिए मुझे किस तरह का तैयारी करनी है क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो वर्बल नहीं हैं। सो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग के टाइम। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो आप असेसमेंट करेंगे, वो सामूहिक गोल्स पे करेंगे या व्यक्तिगत गोल्स पे करेंगे।
ये आप सब जानते हैं कि असेसमेंट में कुछ गोल्स ऐसे हैं जो आपके सारे क्लास के लिए सेम हैं और कुछ गोल्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, जो एक बच्चे के लिए ही लिया गया है, बाकी बच्चे के लिए वो गोल्स नहीं लिए गए हैं। तो अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको इंडिविजुअल गोल्स और कॉमन क्लास गोल्स को अलग-अलग करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपको आपका असेसमेंट बनाना पड़ेगा, राइट? सो दीज़ 3 थिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर अपने आप से प्लानिंग करना कि कौन से गोल्स को देख के आप आंकलन करेंगे, ऑब्जर्वेशन से करेंगे, जिसके लिए कोई मटेरियल सामग्री की ज़रूरत नहीं है। कौन से गोल्स ऐसे हैं जो करवा के लेने हैं, तो उसके लिए मटेरियल, सामग्री, टीएलएम सारा रेडी करना पड़ेगा। फिर आएगा बुलवा के या इशारे से, तो जो बच्चे नॉन वर्बल हैं, उनके लिए क्या आपको सामग्री रेडी रखनी है, जो वर्बल बच्चों को ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, कौन से गोल्स कॉमन गोल्स हैं, जो सब बच्चे इकट्ठे करेंगे और कौन से गोल्स ऐसे हैं, जो आपको जो हैं वो अ, वो करने पड़ेंगे आपको, करवा के लेने पड़ेंगे। सो दीज़ 3 थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। अब अगर देखा जाए कि कौन से गोल्स करवा के लेने हैं और कौन से लक्ष्यों को आपको ऑब्जर्वेशन से करना है। तो अगर ये हमारे 5 डोमेन हैं, अब जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं, वो आप इतने टाइम से अब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है कि बच्चा ये खुद से करता है या नहीं करता। करेक्ट? आप लोग सब मेरे साथ हैं? एडीएल के क्या गोल्स होते हैं? क्या बच्चा खुद से खाना खा सकता है? खुद से पानी पी सकता है? क्या वो बाथरूम जा सकता है? क्या वो अपने सामान अपना करने के बाद वापस रख सकता है? ये होम एक्टिविटीज़ में है। ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ महीना, 2 महीना काम करने के बाद आपको ऑलरेडी पता है। सो अगर असेसमेंट का 1 हफ्ते का समय है, वो समय में आपको ये देखना ज़रूरी नहीं है कि बच्चा डब्बे से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ये ऑलरेडी आपको मालूम है, कितना बारी करता है, किस आवृत्ति से करता है, कितना प्रॉम्प्ट लगता है। सो एडीएल की गतिविधियों को असेसमेंट के टाइम दोबारा करवा के लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ऑब्जर्वेशन से बच्चे के अंदर मार्क करा कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपने बच्चे को इतनी देर ऑब्ज़र्व नहीं करा है या बच्चा न्यू एडमिशन है, तो अगर 1 महीना नहीं हुआ है बच्चे के साथ काम करते हुए और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप भरेंगे, तो आप ये जो है अपना असेसमेंट उस बच्चे के लिए अभी मत भरिए। ठीक है? मिनिमम 1 महीना होना चाहिए आपको बच्चे के साथ काम करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है कि आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आप रुक जाइए। ओके। नाउ इवन संवाद की गतिविधियां, बच्चा हेलो बोलता है, नमस्ते बोलता है, एक अक्षर में बात करता है, इशारे से बात करता है, पूरे सेंटेंस में बात करता है। इसके लिए आमने सामने बैठा के आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि आप केला खाओगे, तो वो बोलेगा यस। सो अगर हाँ या ना में जवाब देने का आपने लक्ष्य लिया है, अभी तक आपको मालूम होना चाहिए कि ये बच्चा हाँ या ना में जवाब देता है या नहीं देता। तो इसके लिए एक टेस्ट जैसा सिचुएशन बना के उस समय उस अपने सामने उसको बिठा के ये पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि हो सकता है कि वो टाइम पर वो बच्चा ना जवाब दे, पर क्या उसका मतलब है कि उसको नहीं आता? नो ना। तो इतने दिन में आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चा कम्युनिकेशन पे कहाँ पे पहुँचा है, करेक्ट? सो आपको कम्युनिकेशन के लिए भी करवा के लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेकिन अगर जैसे मैंने पिछले वाले उसमें बोला, अगर डाउट है, तो आप पूछ लीजिए बच्चे से करता है या नहीं करता। किसी वजह से मान लीजिए आपने 1 महीने में वो गोल नहीं देखा है, पहली बात तो उसी में प्रॉब्लम है कि अगर 2 महीने हो गए और उस गोल को आपने देखा ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं देखा, राइट? यू शुड नो कि अगर कम्युनिकेशन का मैंने ये गोल इस बच्चे के लिए लिया है कि बच्चा 2 चीज़ों में अंतर करेगा, मतलब 2 चीज़ें दी जाएँ तो उसमें से एक चुनेगा, जिसे चूज़ेस बिटवीन 2 थिंग्स कहते हैं। तो इतने दिन दिन में हमें वो एक्टिविटी किसी न किसी तरीके से बच्चे के साथ करवा के ले लेनी चाहिए थी। बट अगर नहीं करी है किसी वजह से, तो आप असेसमेंट के टाइम ये कर सकते हैं। बट 90% संवाद की गतिविधियों को अवलोकन से या ऑब्जर्वेशन से आप मार्क कर पाएँगे। ओके? नाउ शिक्षण की गतिविधियां, अगर आपने बच्चे के लिए कोई चीज ली है भाषा में, गणित में या पर्यावरण विज्ञान में
या फिर अपने जो प्री वोकेशनल के बच्चे हैं उनके लिए लाइफ स्किल्स या किचन स्किल्स में, अगर आपने ये गतिविधियां लेनी ली हैं तो आपको करवा के देखना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपने लिखा है कि भाषा में वो अक्षर अ से लेके 6 अक्षर जान पाएगा, तो आपको उसके लिए अगर असेसमेंट पेपर बनाना है, किस तरीके से आपने उसके अंदर लिखना है कि कैसे आप जज करेंगे कि बच्चे को वो जितना आपने असेसमेंट में लिया था वो आ गया है या नहीं आ गया। तो शिक्षण की सारी गतिविधियां जो हैं वो आपको करवा के लेनी पड़ेंगी, चाहे वो सामूहिक आप बनाएं कि मतलब पूरे क्लास के लिए असेसमेंट पेपर बनाएं या आप इंडिविजुअल उस बच्चे के लिए पेपर बनाएं। तो ये आपके ऊपर है और बच्चे के लेवल के ऊपर है, लेकिन शिक्षण की सारी गतिविधियां हमें करवा के लेनी पड़ेंगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। हम क्या करें? ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के लिए आप क्वेश्चन पेपर ही बनाएँ। अगर आपने एक गोल लिया है कि बच्चा कलर पहचान पाएगा, लाल रंग पहचान पाएगा, तो आप सामने 2-3 कलर लिख रख के पूछ सकते हैं लाल कौन-सा है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया जाए कि क्रेयॉन से इसको लाल रंग करिए, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ ज़रूरी ये है कि करवा के लेना पड़ेगा। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं, आप शिक्षण की गतिविधियों को प्रैक्टिकल तरीके से करवा के करवाइए। ठीक है? देन आती हैं हमारी मनोरंजन की गतिविधियां, विच इज म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, आर्ट, क्राफ्ट, ये सारी चीजें जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी या मनोरंजन की गतिविधियों में आती हैं। यहाँ पर भी दो चीजें हैं। एक, कि कई स्कूलों में आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर रहते हैं, कई स्कूल्स में वो आर्ट और म्यूजिक टीचर नहीं रहते हैं। तो जिन स्कूल्स में रहते हैं वहां पर आपको उन टीचर्स से पूछ के ये भरना पड़ेगा कि जब वो आर्ट क्लास में जाते हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया रहती है, स्पोर्ट्स में जाते हैं तो क्या रहती है। तो यू विल हैव टू आस्क द स्पोर्ट्स टीचर। और अगर स्पोर्ट्स टीचर या आर्ट टीचर नहीं है और जो क्लास टीचर है वही सब कुछ करवा रहे हैं, तो वो खुद से ही भरेंगे। सो यहाँ पर सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आर्ट टीचर या म्यूजिक टीचर है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ बैठ के आपको बच्चे के मनोरंजन की गतिविधियों का आप लोग भरना है स्कोरिंग। एंड अगेन, व्यवहार की गतिविधियां, आई थिंक ये कहने का भी कोई मतलब नहीं है कि ये ऑब्वियसली देख कर होंगी या ऑब्जर्वेशन से होंगी। तो अगर बच्चे का है कि बच्चा खुद को मार रहा है, किसी और को मार रहा है, ये ऑब्वियसली आप करवा के तो नहीं ले सकते, ये ऑब्जर्वेशन से होगा। और जो अडेप्टिव बिहेवियर है कि अपना कहना मानना या पूछना या लाइन में रहना, ये जो सारे अडेप्टिव बिहेवियर हैं ये भी ऑब्जर्वेशन से ही आएंगे। सिर्फ जो शिक्षण की गतिविधियां हैं वो करवा के लेनी है, और बाकी सारी जो गतिविधियां हैं वो आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। वाई आई एम सेइंग एंड वाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज ऑल्सो, जैसे मैंने पहले बोला, जो ऑब्जर्वेशन से करते हैं उसके लिए बच्चे का सामने होना जरूरी नहीं है। तो आप इसको, क्योंकि फोन पे है आपका पोर्टल, आते जाते रास्ते में, घर पर, ये सारी चीजें जो है आप भर के ड्राफ्ट में रख सकते हैं। और जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो आप वो गतिविधि करवा के असेसमेंट पूरी कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की चीजों के लिए आपके पास बच्चे का सामने होना जरूरी नहीं है। और अगर आप ये चीजें पहले से ध्यान में रखते हैं तो आप जो है वो असेसमेंट टाइम से शुरू करके टाइमली उसको सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कि नॉन वर्बल बच्चों के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखने हैं, राइट? तो मोस्टली जहां हमारे पूरे चेकलिस्ट में जहां पे हमारे टॉपिक्स या चीज गतिविधियां ऐसी हैं कि किसी चीज का नाम लेना, जैसे अपना नाम बताना, स्कूल का नाम बताना, 5 फलों का नाम बताना, 5 वाहनों का नाम बताना, तो वर्बल बच्चे तो बोल के बता देंगे। नॉन वर्बल बच्चों के लिए आपने क्या जो है वो कार्यक्रम रखा है? क्या अगर बच्चे का नाम बता पाना, अगर आपने गोल लिया है, तो क्या आपके पास 2 या 3 तरीके के नाम का कार्ड्स हैं जिसमें से बच्चा अपना नाम उठा पाएगा? या अगर आपने 5 फलों का नाम बताने का गोल लिया है उस बच्चे के लिए, तो क्या आपके पास फ्लैश कार्ड हैं जहां आप पूछेंगे कि सफरचंद कहाँ है और वो पॉइंट करेगा, या आप पूछेंगे कि केला कहाँ है और वो पॉइंट करेगी? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस तरीके से स्कोरिंग कर रहे हैं। और अगर आपने नॉन वर्बल बच्चे हैं आपके क्लास में, तो क्या आपने उनके लिए टीएलएम का प्लानिंग असेसमेंट के लिए पहले से किया है या नहीं किया?
ये सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है असेसमेंट के टाइम, क्योंकि जब आपके बच्चे, और क्योंकि ये एजुकेशनल एक्टिविटी है, ये करवा के लेनी है। तो अगर करवा के लेनी है तो इसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए कि सामग्री है या नहीं है, नहीं तो फिर आप मार्किंग कैसे करें, राइट। और तीसरी बात ये कि जब मैं असेसमेंट आईईपीस देख रही थी तो मैंने कुछ कुछ गोल्स देखे जहां मुझे आईईपी पढ़ने से लग रहा है कि बच्चा कंप्लीटली नॉन वर्बल है। कम्युनिकेशन के डोमेन में जब जाते हैं, संवाद के डोमेन में जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा नॉन वर्बल है। लेकिन एजुकेशनल एक्टिविटीज में ये 3 तरीके के गोल्स देखती हूँ। मौखिक गिनती करना, मतलब रोट काउंट करना, फोन पे जवाब देना, पूरे वाक्यों में बात करना। ये नॉन वर्बल बच्चों के लिए नहीं ले सकते, राइट। क्योंकि रोट काउंटिंग 1 से 9 तक जो बच्चे बात करते हैं, 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, बिना बिना नंबर का अर्थ जाने, वो नॉन वर्बल बच्चा कैसे करेगा। और जेस्चरल तरीके से भी हम इसको चेक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बच्चे को नंबर का ज्ञान ही नहीं है। तो ये गोल, पहली बात तो लेना नहीं है नॉन वर्बल बच्चे के लिए। लेकिन अगर आपने किसी वजह से ले लिया है, तो ये टाइम पे समझ लीजिए कि इस गोल पे आपको काम नहीं करना है, राइट। क्योंकि आप पोर्टल में तो चेंज नहीं कर सकते इस गोल को अब, लेकिन आप अपने दिमाग में इसको अपने गोल लिस्ट से हटा दीजिए, राइट। और अगले बार अब जब मैं टास्क एनालिसिस में जाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आपको टास्क एनालिसिस में क्या लिखना है इस तरह के गोल के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए जब आप स्कोरिंग कर रहे हैं कि मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, तो मैंने ये गोल ले लिया है, अब मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना, बिकॉज ये अनरियलिस्टिक गोल है, ये स्मार्ट गोल नहीं है, ये पूरा नहीं हो पाएगा आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो। ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड, सामूहिक या व्यक्तिगत गोल, मतलब कक्षा के गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स जो आईईपी के गोल्स की होती है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर ऐसे गोल्स हैं कि पूरी क्लास के लिए गोल लिया गया है कि 1 से 9 तक की गिनती बच्चों को आएगी, या पूरे क्लास के लिए गोल लिया गया है कि 5 जो है फलों के नाम बच्चों को आएंगे, या 5 रंगों के नाम, 3 रंगों के नाम बच्चों को आएंगे। अगर ये सामूहिक गोल है और अभी से लेके फर्स्ट टर्म तक आपने सब बच्चों को ये पढ़ाया है, तो इसके ऊपर आपके स्कूल की जिस तरह की भी प्रथा है, आप क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चे के साथ बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, मतलब किस तरीके से ये बच्चों को देना है, सब बच्चों को इकट्ठे देना है या बच्चों को अलग अलग देना है, इंडिविजुअलाइज देना है, ये आपके हाथ में है। मैं इसके ऊपर कोई ये नहीं बोल सकती इसको ऐसे ही करना है, क्योंकि हर क्लास अलग है। तो अगर क्लास में बच्चे ऐसे हैं जो एक आप एक ही टाइम पर 5 बच्चे 6 बच्चे वो एक पेपर कर सकते हैं और आप सुपरवाइज कर सकते हो, तो जरूर करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन बच्चों के साथ मुझे वन ऑन वन अटेंशन देके ही ये पेपर करवाना पड़ेगा, तो वैसे करिए। लेकिन सामूहिक गोल्स में जो है वो पेपर सबके लिए सेम बनेगा। अगर वो सामूहिक रूप से आप एग्जीक्यूट करते हैं, क्लास में करवाते हैं या एक एक करके करवाते हैं, ये मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ, आपकी क्लास की सिचुएशन को देखते हुए। ओके, सिमिलरली अगर व्यक्तिगत गोल्स हैं, बच्चे के लिए आपने गोल लिया है सॉक्स पहनना, होम गोल नहीं है, आपने स्कूल गोल लिया है, लेकिन 6 में से सिर्फ 2 बच्चों के लिए लिया है, तो कौन से टाइम पे आप ये टेस्ट करने वाले हैं, राइट। तो मुझे मालूम है कि आप में से कई लोगों के स्कूल्स में आईईपी पीरियड है, तो अगर आईईपी पीरियड है तो उसके अंदर ये टेस्टिंग करिए। पर ये सारी प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों के अंदर अगर मैंने 5 गोल्स भी ऐसे लिए हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स हैं, तो 35 गोल्स हैं जो मुझे टेस्ट करने हैं। मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं कौन से टाइम पे वो 35 गोल्स टेस्ट करूंगी। ये प्लानिंग आपकी अभी से हो जानी चाहिए। जब आप बच्चों के गोल्स को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप देखिए कि मेरे को 35 गोल्स ऐसे हैं जो मेरे पास यूनिक हैं, जो एक बच्चे के हैं दूसरे के नहीं हैं, तो वो मैं टेस्ट कब करूंगा या करूंगी का प्लानिंग अभी से हो जाना चाहिए। आईईपी पीरियड 40 मिनट का होता है या 35 मिनट्स का होता है, एक पीरियड में मेरे कितने गोल्स टेस्ट हो पाएंगे। ये बैकवर्ड प्लानिंग आप अभी से स्टार्ट करिए, ताकि आपको असेसमेंट के टाइम मुश्किल नहीं आएंगे, ठीक है। एंड अगेन, मनोरंजन के जो लक्ष्य है, जैसे मैंने पहले बोला आपको, आपको जो है वो
आर्ट टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर से बात करके आपको उनसे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि किस तरह से आपने उनकी स्कोरिंग जो है वो करनी है। तो अगर आपको अभी से पता है तो आप अभी से स्पोर्ट्स टीचर को बोल सकते हैं, मेरे 7 बच्चे आपके पास आते हैं, प्लीज ये इनके गोल्स हैं, आप मुझे बता दीजिए इनको कैसे स्कोरिंग करना है। सो स्टार्ट द डिस्कशन नाउ, आप अभी से बोल सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी कम से कम अपने स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर के साथ अपने गोल्स जो हैं वो शेयर करिए, ताकि वो बच्चों को उस तरीके से ऑब्जर्व करें और आपको बता पाएँ कि बच्चा का लेवल क्या है। फेयर इनफ। सो यहाँ पर हमारे 3 स्टेजेस ऑफ प्लानिंग जो है वो खत्म होते हैं। पहला कि ऑब्जर्वेशन से करना है या जो है वो करवा के करना है। दूसरा, नॉन वर्बल बच्चों के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी है, और क्लास गोल्स कैसे करने हैं और इंडिविजुअल गोल्स कैसे करने हैं, और उनके लिए टाइम का प्लानिंग कैसे करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स का भी बहुत बड़ा हाथ आता है कि किस तरीके से हमें टीचर्स को हेल्प करना है कि वो इस तरह का जो है वो असेसमेंट कर पाएँ, राइट? तो यहाँ पे इस अच्छा टाइम है कि हम यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन का बात करें, कि सबसे पहले टाइम का एग्ज़ीक्यूशन कैसे करना है। एंड इसलिए यहाँ पे मैं प्रिंसिपल्स अगर हैं तो उनसे भी बोल रही हूँ कि अगर आपका 1 हफ्ता या 10 दिन का असेसमेंट का टाइम है, तो ज़रा उसको ध्यान से सोचिए। एक टीचर अगर वन ऑन वन असेसमेंट दे रही है, तो उसकी बाकी के 6 बच्चों का क्लास कौन देख रहा है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो क्लासेस को पार्टनर बना लिया जाए, और जब एक टीचर असेसमेंट ले रही है तो दूसरी टीचर बाकी के सारे बच्चे संभाले, और जब ये असेसमेंट कर रही है तो वो संभाले। ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ जो हमने कई स्कूल्स में होते हुए देखा है और जो जय वकील में होता है। सो ये जब आईईपी में कर रही हूँ, आईईपी का टेस्ट कर रही हूँ बच्चे का इंडिविजुअल गोल का, तो मेरी क्लास कौन देख रहा है? सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट कि हम ना सिर्फ प्लानिंग करें कि करना कैसे है, पर ये प्लानिंग भी करें कि कब करना है, टाइम कब है। अ, उस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो सिस्टमैटिकली हमारा असेसमेंट जो है वो जाता है। इसके अलावा सारी, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ एंड ये सब आपको एक्चुअली मालूम है। असेसमेंट से पहले सारी तैयारी रखिए। अगर आप इंडिविजुअल असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे के साथ, नॉन वर्बल बच्चे के साथ, और आप पूछना चाह रहे हैं कि व्हीकल्स का नाम बताओ और व्हीकल्स नहीं है आपके पास, तो फिर कैसे आप करेंगे ना? फिर आप जितनी देर में आप उठ के जाएँगे, वो डब्बा निकालेंगे जिसमें साइकिल है और ट्रक है, उतनी देर में बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सारी सामग्री अपने पास रखिए। टीएलएम वही रखिए जो पढ़ाने के टाइम जो आपने यूज करे थे, राइट? अगर आपने एक पर्टिकुलर तरीके से सब्जी सिखाई है फ्लैश कार्ड के द्वारा, तो असेसमेंट के टाइम भी वही फ्लैश कार्ड रखिए। अगर असेसमेंट के टाइम आपने एक्चुअल में प्लास्टिक का फ्रूट रख दिया या नया फ्रूट ले आया, तो शायद बच्चा नहीं बता पाएगा। हो सकता है कि बच्चे ने जनरलाइज कर लिया हो, बट हो सकता है नहीं किया। सो असेसमेंट के टाइम टीएलएम वही रखिए जो आपने सिखाने के टाइम यूज किया था। अगर कोई बच्चा कोई गतिविधि नहीं कर पा रहा है उस टाइम, एंड ये सारे मैं एजुकेशनल एक्टिविटीज के साथ बोल रही हूँ क्योंकि ये करवा के लेनी है। अगर एक टाइम पे बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, रुक जाइए, अगले दिन फिर करिए। बिकॉज इट इज पॉसिबल कि बच्चों का उस समय बताने का मन नहीं है, मूड नहीं है, आता है लेकिन करना नहीं चाहता। सो रुक जाइए एंड कम बैक टू इट नेक्स्ट डे। तीसरा, अ, अगर असेसमेंट का समय उतना ही रखिए जितना बच्चे की बैठने की क्षमता है। आप जानते हैं कि एक बच्चा 10 या 12 मिनट से ज़्यादा सीट पे नहीं बैठता है, लेकिन आपने आधे घंटे का असेसमेंट उसके साथ स्लॉट किया है, तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसको 2 भागों में बाँटिए और 15 मिनट और 15 मिनट करके 2 दिन के अंदर उसका असेसमेंट करिए। और अगर इस समय पर अगर आपको लगता है कि बेसलाइन के स्कोरिंग में, मतलब मैंने बच्चे का बटन लगाना 71 टू 99 में मार्क कर दिया था बेसलाइन के टाइम, लेकिन अभी मुझे 2 महीने बच्चे के साथ काम करने के बाद पता लगा कि एक्चुअली वो बटनिंग बोर्ड पे तो फिर भी किसी तरह से कर लेता है, लेकिन जब एक्चुअल शर्ट दो तो नहीं कर पाता। तो आप उसको एक लेस लेवल में मार्क करना चाहते हैं। तो ये टाइम है कि आप असेसमेंट के स्कोरिंग में बच्चे का लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। बढ़ा सकते हैं तो प्रोग्रेस दिखेगा, लेकिन अगर घटाते हैं तो हाँ, दिखेगा कि बच्चे को पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है, लेकिन आप उसमें
टास्क एनालिसिस के टाइम गोल डिटेल में लिख सकते हैं कि ये मेरे पहले स्कोरिंग में मुझे लगा था लेकिन अब वो नहीं कर पाता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द टाइम जहाँ पे आप संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये गोल मेरा जो था वो गलत मार्किंग हुआ था, स्कोरिंग हुआ था, ठीक है? सो दिस इज अबाउट एग्जीक्यूशन। अब आते हैं, हमने प्लानिंग कर ली, हमने सोच लिया कि हम कैसे करेंगे, अब हमें एक्चुअल में मार्किंग करनी है, स्कोरिंग करनी है, राइट? अब इसके ऊपर आई डोंट थिंक मैं ज्यादा बात करूंगी क्योंकि आवृत्ति और सहायता, फ्रीक्वेंसी और प्रॉम्प्ट के ऊपर स्कोरिंग होती है, ये आप सब जानते हैं, राइट? अब आप लोग पार्टनर स्कूल्स हैं, आपके साथ ये बहुत बारी डिस्कस हो चुका है कि स्कोरिंग ऑफ गोल्स, लक्ष्यों की स्कोरिंग हम आवृत्ति और प्रॉम्प्ट के बेसिस पे करते हैं, ये स्तर पर। अगर बिल्कुल नहीं कर पाता तो निर्भर, अगर बहुत प्रॉम्प्ट लगता है और आवृत्ति कम होती है तो लेस देन 35, अगर थोड़ी बहुत हेल्प लगती है और कभी कभी कर पाता है तो 36 to 70, बिल्कुल कम प्रॉम्प्ट लगता है और बहुत ज्यादा आवृत्ति से करता है तो 71 to 99, और हमेशा कर पाता है बिना किसी प्रॉम्प्ट पे हर किसी सिचुएशन में, तो बच्चा स्वतंत्र है उस गोल पे, राइट? ये बात हम बहुत बारी कर चुके हैं एंड आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है किसी को डाउट तो हाथ खड़ा करिए। नहीं, आई होप नॉट, बट अगर अगर है किसी को डाउट है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई आई मीन दिस इज अ, अगर अभी भी डाउट है तो अभी बताइए, बिकॉज फिर से बताने के लिए हम खड़े हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सोच लीजिए, अगर इसके बाद भी किसी को है तो लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर होते हैं तो जरूर पूछिएगा एंड वील अगेन एक्सप्लेन, ठीक है? तो ये है हमारी नॉर्मल स्कोरिंग, हम कैसे करते हैं किसी भी लक्ष्य की, आवृत्ति और सहायता के बेसिस पर हम ये 5 पैरामीटर्स पे स्कोरिंग करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, वैसे तो अभी तक भी सुनना चाहिए था, अगर अभी तक नहीं सुना है तो कम से कम अभी सुनिए, ठीक है? ये एक नया चीज हम शुरू कर रहे हैं समझने के लिए कि हमारे बच्चों का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है स्किल्स पे। टास्क एनालिसिस या गोल डिटेल, कौन कौन मुझे बताएगा? चैट बॉक्स है, और जो पहले लिखेगा उसको अवार्ड भी देंगे हम कुछ, कि गोल डिटेल भरना कहाँ होता है, कहाँ भरते हैं गोल डिटेल? चैट बॉक्स में कौन दिशा टीम से कौन बताएगा सबसे पहले किसका आया? अभी तक आया नहीं किसी का। अरे अभी जल्दी, तक नहीं आया। गोल डिटेल किधर भरते हैं हम लोग? आईपी में, पोर्टल पे। प्लस का साइन मनीषा नलके में बता रही है। वेरी गुड मनीषा, नलके में, कौन से स्कूल नलके, से? प्रबोधनी। थैंक यू मैम। प्रतीक्षा, अभी दिशा प्रतीक्षा टीम के हमने ऊपर है आपको कौन सा गिफ्ट देते हैं और कैसे। ठीक, बस सही। बट प्लस साइन, यस, तो जो प्लस साइन दिखता है उसके अंदर हमें गोल्ड डिटेल लिखना होता है। जब आप गोल्ड डिटेल लिखते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाता है? रेड कलर का, राइट? तो पता चलता है कि आपने गोल्ड डिटेल भरा है। अह, बहुत सारे आईपीस देखे और बहुत सारे आईपीस में ये दिखा कि गोल्ड डिटेल्स नहीं भरे हुए हैं। पहली बात तो जहां पर होने चाहिए थे वहां पर नहीं है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हम समझें कि गोल्ड डिटेल एक्चुअली, हमने पहले गोल्ड डिटेल नहीं डाला था। जब हमारे दिशा के साथ मीटिंग्स होने लगे तो बहुत सारे आप लोगों ने, टीचर्स ने बोला कि छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट होता है लेकिन दिखता नहीं है। तब हमने गोल डिटेल डालना शुरू किया और उसमें टास्क एनालिसिस डालने के लिए बोला, राइट? सो ये सजेशन आपसे ही आए थे। सो टास्क एनालिसिस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जरूरी ये है कि अगर गोल में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो कम से कम टास्क एनालिसिस में गोल का इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आप उसको पेरेंट को बता सकते हैं और आपके प्लानिंग के लिए भी वो फायदेमंद रहता है। हाँ, अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं हम कि गोल डिटेल की भी स्कोरिंग हो, अभी वहां नहीं पहुंचे, होपफुली आगे चल के होगा लेकिन अभी नहीं। सो अभी सिर्फ हमको ये देखना है कि हमको टास्क एनालिसिस जहां जहां गोल बहुत बड़ा है या एडीएल का गोल है, जो सीखने स्किल सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, कम से कम उन गोल्स पे
टास्क एनालिसिस जरूर डालिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा है, आपकी प्लानिंग बेटर होती है और पेरेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके पास बहुत सामान रहता है, राइट? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्किल है, गोल है ब्रश करना, राइट, और बच्चे को अभी बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो आपने टास्क एनालिसिस लिखा है ब्रश पकड़ेगा, ढक्कन खोलेगा, लगाएगा। नाउ जो गोल है उस पे बच्चा अभी भी डिपेंडेंट दिखेगा, क्योंकि बच्चे ने बहुत छोटी प्रगति करी है। लेकिन टास्क एनालिसिस में आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये 7 स्टेप्स में से अभी उसको 2 आ गए। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टास्क एनालिसिस भरें और अच्छी तरीके से भरें, ठीक है? अब ये था क्यों, व्हाई टास्क एनालिसिस। अभी कैसे। नाउ अगर आपने टास्क एनालिसिस ऑलरेडी बच्चे के लिए भरा है बेसलाइन में, तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या करना है, आपको पोर्टल अलाउ करता है कि आप उसी सेम टास्क एनालिसिस को कॉपी कर लें और टास्क एनालिसिस फर्स्ट टर्म के टास्क एनालिसिस में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? इसका एग्जांपल मैं आपको पूरा नीचे दिखाऊंगी किस तरीके से है, आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसी तरीके से आपको एक जगह से कॉपी करना है, आपको फर्स्ट टर्म के टास्क एनालिसिस में पेस्ट करना है, चिपकाना है। उसके बाद अगर आपने आपके टास्क एनालिसिस में मान लीजिए आपने 5 स्टेप्स रखे हैं, 5 चीजें लिखी हैं, हर एक के अगेंस्ट आपको लिखना है या तो वो पूरा हो गया, डन, या फिर आप सेकेंड टर्म में उसको ले जा रहे हैं। 2 ही चीजें लिखनी है, कर लिया है, आ गया है बच्चे को, या सेकेंड टर्म में हम फिर से इस पे काम करने वाले हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करना, और आगे मैं आपको उदाहरण के तौर से दिखाऊंगी। दूसरी चीज, अगर आपने किसी लक्ष्य में टास्क एनालिसिस नहीं किया है, ये टाइम है कि आप टास्क एनालिसिस गोल डिटेल में जाके भर दीजिए। अगर फर्स्ट बेसलाइन में नहीं भी किया है, आप सेकेंड टर्म में उसको डाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने फर्स्ट टर्म में टास्क एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन आप काम कर रहे थे उसके ऊपर, तो ये भी हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टर्म में डालेंगे, तो 5 में से आप लिखेंगे कि 2 चीजें मैं कर चुकी हूँ, बाकी के 3 जो हैं वो बचे हुए हैं। ओके, आई विल शो यू विद एग्जांपल्स, ठीक है? लेकिन वहां जाने से पहले एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, और ये बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टर्म को अपने जो आपने फर्स्ट बेस लाइन में लिखा था उसको दोबारा देखेंगे, पोर्टल खोलेंगे, आपको वो दोबारा दिखेगा कि मैंने टास्क एनालिसिस में ये लिखा था। यही समय है कि आप टास्क एनालिसिस को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीजें जानना जरूरी है कि हम टास्क एनालिसिस में किस तरीके की गलतियां देख रहे हैं और आपको क्या करेक्शंस करने हैं। पहली चीज या पहली गलती जो हमको दिखती है बहुत सारे आईपीस पढ़ने के बाद, वो ये, ध्यान से देखिए, लक्ष्य लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे देखिए, लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, कपड़े सुखाने के लिए डालना। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? आपने बच्चे के लिए लक्ष्य लिया है कपड़े सुखाने के लिए डालना। गोल डिटेल में क्या लिखा है, कपड़े सूखने सिखाना। क्या मतलब, गोल डिटेल में सिर्फ गोल को फिर से लिख दिया गया है। क्या ये करेक्ट है? नहीं ना। आप सब स्पेशल एजुकेटर्स हैं, आपको सबको मालूम है कि गोल डिटेल या टास्क एनालिसिस का मतलब क्या है। अगर मुझे कपड़े सुखाने सिखाना है तो मैं क्या क्या करूंगी, ठीक है? बच्चा कपड़ा उठाएगा, फिर उसको निचोड़ेगा, झटकेगा, तार पे डालेगा, क्लिप लगाएगा, करेक्ट? यही है ना सीक्वेंस? तो वो सीक्वेंस किधर है? ये टास्क एनालिसिस में जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी उदाहरण दिखाया है, उसमें जो हमारा लक्ष्य है उसी को आपने गोल डिटेल में लिख दिया है। दिस इज एन एरर, ये एक गलती है। तो आप फर्स्ट टर्म में सबसे पहले चीज क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म में अपने लक्ष्य के सही स्टेप्स लिखेंगे। ये वाले को कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये गलत है। तो अगर इस तरह की गलती हुई है तो फर्स्ट बेस लाइन को रहने दीजिए, फर्स्ट टर्म में सबसे पहले इस लक्ष्य के लिए सही वाले टास्क एनालिसिस लिखिए।
ओके। दूसरी गलती क्या होती है, अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फिर से देखिए, साबुन लगा के नहाना, ये गोल है, ठीक है, सबको दिख रहा है। अभी यहाँ पे टास्क एनालिसिस में या गोल डिटेल में क्या लिखा है, उसको शरीर के हर हिस्से पे साबुन लगाने के लिए फिजिकल प्रॉम्प्टिंग लगती है। क्या ये टास्क एनालिसिस है? नहीं। ये क्या है, यहाँ पे गोल डिटेल में बच्चे की वर्तमान स्थिति को लिखा है। दिस इज एन एरर। वर्तमान स्थिति क्या है वो स्कोरिंग में मुझे पता चल जाएगा, है ना। बच्चा कभी कभी करता है, बहुत प्रॉम्प्टिंग लगती है तो शायद बच्चा लेस देन 35 या 35 to 70 में होगा, है ना। ये गोल डिटेल में लिखने की बात नहीं है। गोल डिटेल में क्या लिखेंगे, बच्चा मग उठाता है, एक तरफ डालता है, दूसरे तरफ डालता है, पैरों पे डालता है, वो लिखेंगे ना आप, पर वो यहाँ नहीं दिखाई देता। तो गोल डिटेल में बच्चे की स्कोरिंग का डिटेल लिखना इज नॉट राइट। तो अगर ऐसा दिखता है, चाहे टीचर को या प्रिंसिपल को, प्लीज इसमें करेक्शंस करिए। फर्स्ट टर्म में जाके स्टेप्स लिखिए कि अगर साबुन से लगा के नहाना है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए। ओके, ये सेकंड गलती है। थर्ड गलती, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, स्नान के समय स्वयं पे पानी डालना, ये अगर गोल है तो यहाँ पर गोल डिटेल में क्या लिखा है, वह अपने ऊपर पानी डालती है पर पानी बर्बाद करती है, उसे पानी से खेलना पसंद है। क्या ये गोल डिटेल है क्या? कौन कहता है कि ये सही गोल डिटेल है? एनीबडी हु थिंक्स दिस इज करेक्ट? यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने गोल डिटेल में बच्चे के व्यवहार के बारे में लिख दिया है ना, कि वो खेलती है और बहुत उसको पानी से खेलना अच्छा लगता है, वो पानी वेस्ट करती है। बट दिस इज नॉट गोल डिटेल ना। गोल डिटेल या टास्क एनालिसिस मतलब किस तरीके से, किस छोटे छोटे तरीकों से आप बच्चे को अपने ऊपर साबुन लगा के नहाना सिखाएंगे, वो स्टेप्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। इस तरह की गलतियां अगर आपको अपने चेकलिस्ट में दिखती हैं किसी वजह से, अगर आपने ये लिख दिया है, तो प्लीज फर्स्ट टर्म में उसको करेक्शन करिए और एक्चुअल टास्क एनालिसिस जो है वो डालिए, ठीक है। अगर टास्क एनालिसिस में लिखने में आपको कुछ डाउट आ रहा है तो अपने स्कूल के सीनियर्स से पूछ सकते हैं, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, जोन कोऑर्डिनेटर्स को पूछ सकते हैं, प्लीज व्हाट्सएप भेज सकते हैं दिशा पार्टनर स्कूल के ऊपर कि मैंने ये गोल लिया है, मुझे टास्क एनालिसिस करने में कठिनाई आ रही है। प्लीज रीच आउट, ग्रुप पे पूछिए, आपस में ही सोल्यूशन मिल जाएगा, हम लोग हैं, हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये एक प्रॉमिस करिए कि कोई भी चीज जो आपने टास्क एनालिसिस फर्स्ट टर्म में किसी भी वजह से अगर कोई गलती हो गई है, उसको फर्स्ट टर्म में करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या अगर नहीं लिखा है तो लिखिए, और अगर ऐसी कोई मिस्टेक हुई है तो उसको भी करेक्ट करिए। ये 3 टाइप की गलतियां हमने रेकरिंग तरीके से, मतलब काफी बार आईपीज में देखी हैं। और भी कोई गलती है तो उसे पकड़िए और शेयर करिए और करेक्ट करिए। ओके, सब एवरीबडी विद मी? एवरीबडी विद मी? ओके, मूविंग ऑन। अब अगर आपने अपने टास्क एनालिसिस खोले, देखा गड़बड़ है, फर्स्ट टर्म में उनको करेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी इनको स्कोरिंग कैसे करना है, स्कोरिंग भी तो करना है ना। अभी तक आपने सिर्फ लाइन आइटम ठीक किया है, अभी इनका स्कोरिंग कैसे करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, टास्क एनालिसिस दिस इज अगेन अ रिविजन, कि अगर डाउट है कि टास्क एनालिसिस को करना कैसे है, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित आपने किया हुआ है बेसलाइन में, बच्चे को उस लक्ष्य को करने की क्षमता का आकलन करिए, राइट। सो इफ माय गोल इज कि बच्चा बटन वाले कपड़े पहनेगा या जिप या हुक वाले पैंट पहनेगा, अगर मेरी ये गोल है तो मेरा बच्चा अभी किस स्तर पर है, उसका आकलन करके
उसके आधारित आपको इस गोल को छोटे छोटे भागों में बांटना है। मान लीजिए बच्चा ऑलरेडी पैंट पैर में डाल लेता है, तो फिर वो लिखने का जरूरत नहीं है आपको। कोई नहीं कह रहा कि पैंट पकड़ो, सीधा उल्टा पता करो, फिर उसको नीचे लो, फिर ऊपर वो डालो। लिखो अगर बच्चे को वहां तक आता है। वहां तक आता है तो वेरी गुड, सिर्फ एक लाइन में लिख दो, बच्चा पैंट अपने आप पैर में डालकर घुटनों तक ले आता है। आगे आपको क्या करवाना है, उसको हुक और जिप लगाने में मुश्किल आती है, मेरे को उसके ऊपर काम करना। ठीक। सो जहां आपका बच्चा है उस स्तर से स्टार्ट करिए, वो लिखिए। इतना आता है, डन। आगे मैं ये सिखाने वाली हूँ। ठीक है। बच्चा दोनों हाथ से बेल्ट पकड़ेगा, बच्चा बटन बंद करेगा, बच्चा जिप लगाएगा। ये मेरा गोल है। ये आपको टास्क एनालिसिस में इसी स्पष्टता के साथ लिखना है। 300 कैरेक्टर्स का जगह है आपके पास, उससे ज्यादा पोर्टल अलाउ नहीं करता। सोच समझकर आप उतना लिखिए जितना आपको बच्चे के साथ करना है। एक्स्ट्रा भी लिखने का जरूरत नहीं है, कम भी लिखने का जरूरत नहीं है। ओके। एक बार आपने लिख लिया, वापस से एक बारी उसको समझिए कि ठीक लिखा है कि नहीं, और फिर सबमिट कर दीजिए। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू स्कोरिंग या संशोधन। इसकी मैंने बात पहले भी कर ली है। जैसे ये है करेक्शन कैसे करेंगे, ये मैंने आपको वर्बली बताया, ये एग्जाम्पल है। यही वाला कि वो अपने आप पर पानी डालती है, पानी बर्बाद करती है, इसको ठीक कैसे करेंगे। मौखिक और शारीरिक हेल्प से नहाते समय शरीर पर पानी डालना, दोनों हाथों में मग लेना, फिर बाईं तरफ डालना, दाहिनी तरफ अच्छी से डालना, दोनों पैरों पे धीरे धीरे पानी डालना। ये भी मैंने किसी एक्चुअल टीचर के आईपी से ही लिया है। राइट। तो ये आपको आपके फर्स्ट टर्म का आपका गोल है कि मुझे अपने बच्चों के सारे जो है वो गोल डिटेल चेक करने हैं। जिनमें गड़बड़ है उनको मुझे वापस ठीक से फर्स्ट टर्म में लिखना है। ओके एवरीबॉडी। अब आकलन, स्कोरिंग। आपने आपके गोल चेक कर लिए, संशोधन कर लिए। अब मान लीजिए ये है आपके पास गोल, ये करेक्ट है, मैंने फर्स्ट टर्म में ये डाला था, ये मेरा फर्स्ट टर्म में मैंने कॉपी पेस्ट करके बेसलाइन से गोल डिटेल में कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको स्कोरिंग कैसे करूं। यहाँ पे लक्ष्य है कमर के नीचे पहने हुए बिना बटन इत्यादि के कपड़े उतारना, और ये 7 स्टेप्स मैंने लिखे थे अपने बेसलाइन में। दोनों हाथ से कमर से पैंट को किनारे पकड़ना, पकड़े हुए किनारे को नीचे नीचे की ओर खींचना, पैंट को एक पैर से निकालना, दूसरे पैर से निकालना। ये आपने ठीक से गोल डिटेल भरा हुआ है। अब इसको स्कोर कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ये एक्चुअली में आपको आपके गोल डिटेल में करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो पहले स्तर का चीज बच्चा ऑलरेडी करने लगा है, मतलब दोनों हाथ से वो पकड़ लेता है और नीचे की तरफ धकेल देता है। ये दोनों चीजें बच्चा कर लेता है आपके एफर्ट से, और आपके सिखाने पे वो कर लेता है। तो आपको लिखना है डन। लेकिन अभी भी उसको नीचे तो कर लेता है, लेकिन इतना बैलेंस नहीं है कि वो पैर से निकाल पाए। लेफ्ट पैर और राइट पैर से वो निकाल नहीं पाता है, क्योंकि उसके शायद बैलेंस में प्रॉब्लम आती है। और पैंट उतारने के लिए या कोई भी सलवार उतारने के लिए या गारमेंट उतारने के लिए आपको एक पैर पे थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना पड़ता है, जब तक आप निकाले नहीं, या बैठना पड़ता है। और वो बच्चा अभी तक नहीं कर पाया है। तो आपने लिखा है कि ये मैं सेकेंड टर्म में बच्चे के साथ सिखाने वाली। सो आपका स्कोरिंग के बाद फर्स्ट टर्म का गोल डिटेल ऐसा दिखना चाहिए। स्टेप्स, क्या हो चुका है और क्या अगले टर्म में होने वाला है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। क्योंकि ये हमने पहले नहीं किया है और इस बार हम इसको लागू कर रहे हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए हिसाब से हमारे पास काफी है, मदद है। हमें दोबारा टाइप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ डन लिखना है या टर्म 2 लिखना है, सेकंड टर्म लिखना है। जहां पर भी आपको लगता है आप अगले टर्म में कराने वाले हैं, सेकंड टर्म, और जो हो चुका है वहां पे डन लिखना।
ओके, एवरीबडी ओके? ओके, अगर किसी को मुझे रोकना है तो आप अभी रोक सकते हैं। हाँ, तनिष्का जी ने हाथ उठाया है। आई थिंक दैट्स मनीषा। या मनीषा? अनम्यूट करून बोला मैम, अनम्यूट। या मनीषा, हाय। हाँ नमस्ते मैडम। हाय मनीषा, गुड आफ्टरनून, कैसे? मुझे बोलो ये ना। बोलना था कि जैसे कि अभी आपने बताया कि सेकेंड टर्म में जब आप गोल्ड डिटेलिंग में भरेंगे तो उस वक्त इसे कॉपी पेस्ट करने के बाद हर एक गोल्ड डिटेल के सामने ये डन डन या फिर टर्म सेकेंड लिखना है ना? जी जी जी। कॉपी पेस्ट करने के बाद ना? हाँ जी, हाँ जी। सो जैसे आपने बेस लाइन में भरा था पहले बारी, जब आपने फर्स्ट असेसमेंट किया था तो आपने टास्क गोल डिटेल भरा था। तो अभी बिकॉज ऑफ पोर्टल आप वो एक्सेस कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। तो वहां जाके उसको कॉपी पेस्ट करिए, फर्स्ट टर्म खोलिए, सेम गोल के आगे पेस्ट करिए, और फिर उसके अगेंस्ट लिखिए कि ये स्टेप हो चुका है और ये स्टेप हमें सेकेंड टर्म में करना है। समझ गए या कोई डाउट? थैंक यू। मोस्ट और वेलकम। किसी को इसके ऊपर सेकंड गोल डिटेलिंग पे बाद में भी ले सकते हैं, पर अभी भी स्टॉप इसीलिए किसी को होगा तो पूछ सकते ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया, मैं सिर्फ टास्क एनालिसिस का फिर से बता रही हूँ। अभी तक हमने क्या किया, हमने टास्क एनालिसिस अपना फर्स्ट जो हमने बेस लाइन किया था उसे खोला, उसमें देखा कौन सी चीजों में हमने टास्क एनालिसिस अच्छा किया है, ठीक किया है, वेरी गुड। नहीं किया है, बिल्कुल ही नहीं किया है, तो नए सिरे से आपको फर्स्ट टर्म में लिखना है। अगर किया है लेकिन कुछ गलतियां हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया, मीनिंग या तो हमने सेम चीज ही लिख दी है, या हमने व्यवहार के बारे में लिख दिया है, या हमने करंट स्टेट के बारे में लिख दिया है कि कभी कभी कर, तीनों में से कोई भी अगर इशू है तो आप फर्स्ट टर्म में पहले टास्क एनालिसिस को ढंग से लिखेंगे, फिर आप उसमें स्कोरिंग मतलब ये लिखेंगे कि ये हो चुका है या मुझे सेकेंड टर्म में करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू स्कोरिंग। सबको मेरा दिख रहा है अच्छे से स्क्रीन? हम्म, अभी सोचिए, थोड़ा स्टे विद मी, ध्यान से सुनिए। अगर साबुन लगा के हाथ धोना ये आपका लक्ष्य था, ठीक है, ये हमारा ग्रूमिंग हाइजीन में है, हमारा एक गोल, स्वच्छता में बच्चा हाथ लगा के साबुन लगा के हाथ धोता है। टीचर ने बहुत बढ़िया तरीके से इसकी गोल डिटेलिंग करी है। देखिए, नल चालू करना, हाथ की हथेलियों को गीला करना, हाथ पे साबुन लगाना, साबुन को आपस में रगड़ना, हाथों को पानी के नीचे रखना और साबुन निकालना, और लास्ट वाला दिख नहीं रहा लेकिन वहां पे है कि तौलिए से हाथ को पोंछना। बहुत बढ़िया तरीके से डिटेलिंग हो गई है। अगर आप देखेंगे, हर चीज के आगे क्या लिखा है? डन, मतलब बच्चा कर रहा है। लेकिन नीचे क्या लिखा है टीचर ने? बच्चा ये सारी गतिविधि करता है लेकिन उसको बहुत सहायता लगती है और वो हमेशा नहीं कर पाता। अगर ये है स्थिति कि कर तो लेता है लेकिन बहुत हेल्प लगती है और हमेशा नहीं कर पाता, तो जो आप चेकलिस्ट में भरेंगे वो 36 to 70 ही भरेंगे। समझ गए? जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि टास्क एनालिसिस में आपने डन लिखा है, मतलब कर लेता है, लेकिन फिर भी आपको आवृत्ति और सहायता दोनों को ध्यान में रख के आपका स्कोरिंग भरना है। ठीक है, एवरीबडी ओके ऑन दैट? सो ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कि आप टास्क एनालिसिस को लिख रहे हैं डन नॉट डन या सेकेंड टर्म, लेकिन जो आपको स्कोरिंग करना है वहां पे आपको देखना है कि कर तो लेता है लेकिन कितने फ्रीक्वेंसी से करता है और कितनी मदद लगती है, आपको वो ध्यान में रख के स्कोरिंग भरनी है। ये हुए आपके कार्यात्मक लक्ष्य। जो शैक्षणिक लक्ष्य हैं वहां पर भी सेम चीज आती है। जैसे अगर आपने गोल लिया है, फर्स्ट टर्म का गोल था
A to G, बच्चा अक्षर A से अक्षर G तक सीख पाएगा, ये आपने कर लिया है। फर्स्ट टर्म के गोल डिटेल में आप एजुकेशनल गोल या शैक्षणिक गोल में ये भी लिखेंगे कि सेकेंड टर्म में आपको क्या क्या पढ़ाना है। ध्यान से सुनिए, ये टीचर का बच्चा था, उसने बेस लाइन में ये लिखा कि मैं बच्चे को A to G पढ़ाऊंगी। फर्स्ट टर्म के आते आते बच्चे ने A to G कर लिया। सेकंड, जब आप फर्स्ट टर्म का असेसमेंट भर रहे हैं तो गोल डिटेल में आप सेकंड टर्म में क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी आपको यहाँ लिखना जरूरी है। एवरीबडी विथ मी? ये चीजें आएंगी जैसे आपके अक्षर ज्ञान में, ये चीजें आएंगी नंबर में, जिसमें जो गोल है वो काफी बड़ा है, 11 से 50 तक नंबर कर लेगा। तो आपने चाहे शायद बेस लाइन में लिखा हो कि 11 से 20 तक फर्स्ट टर्म में पढ़ाऊंगी, आ गया बच्चे को 11 से 20, तो आप फिर लिखोगे सेकंड टर्म में सेकंड टर्म में मैं 20 से 50 पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लिखना बहुत जरूरी है शैक्षणिक गोल्स में, कितना कर लिया है, क्या आप सेकंड टर्म में करने वाले। नाउ अगेन ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए यही उदाहरण है कि बच्चे को A to G तो आ गया, अब क्या था बड़ा गोल, A to Z तक आना, 26 अक्षर होते हैं, है ना। तो अगर बच्चे को A to G आया है तो आप आईपी में क्या मार्किंग करेंगे, लेस देन 35, क्योंकि बच्चे को 7 अक्षर आए हैं 26 में से, तो लेस देन 35% में ही मार्क होगा। एवरीबडी ओके ऑन दैट? सो शैक्षणिक गोल्स में ये ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को कितना आ गया है। और ये बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जब मैंने फर्स्ट टर्म में लिया ही A to G था, तो मैं स्कोरिंग में इंडिपेंडेंट क्यों नहीं मार्क कर, क्योंकि मैंने तो A to G ही लिया था ना, उसको आ गया है, तो मुझे इंडिपेंडेंट मार्क करना चाहिए। लेकिन वहां हमेशा हम आपसे कहते हैं कि बड़ा लक्ष्य क्या है, A to Z, अभी उसे A to Z नहीं आया है। लेकिन अगर आप गोल डिटेल में इस तरीके से भरेंगे तो पालक को बताने में बहुत आसानी होगी कि देखिए यहाँ तो लेस देन 35 दिख रहा है आपको रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन देखिए मैं आपको गोल डिटेल में दिखाती हूँ, उसको A to G आ गया है अच्छे से, और अब हम सेकेंड टर्म में G to M करने वाले हैं। सो इसलिए भी टास्क एनालिसिस लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लेस देन 35 मार्क करेंगे तो पेरेंट को लगेगा कि अरे उसको तो कुछ आया नहीं, लेकिन आप गोल डिटेल में लिख देंगे तो उनको दिखाने में आसानी होगी। ओके, सो ये थी हमारी अभी तक का चर्चा ऑन टास्क एनालिसिस कैसे करना है और उसको स्कोरिंग कैसे करनी, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये रिकॉर्डिंग, ये पीपीटी, ये सारा हम आपको भेजेंगे ताकि अगर कोई डाउट है तो आप वापस से उसको देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, कि सिर्फ स्कूल गोल्स की स्कोरिंग नहीं होती है ना, हम लोग होम गोल्स की स्कोरिंग भी करते हैं, और होम गोल्स की स्कोरिंग करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्कूल गोल्स की करना। तो उसके लिए भी सेम तरीके से प्लानिंग करना जरूरी है। सो जब आप स्कूल की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी प्लानिंग करिए कि आप पेरेंट्स को कब कॉल करेंगे, क्योंकि पेरेंट तो पेरेंट मीटिंग के लिए रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आता है ना, उसके पहले ऑलरेडी आपने बच्चे का स्कोरिंग कर दिया है होम गोल्स पे। तो आई नो कि कुछ स्कूलों में होम विजिट्स होते हैं, तो जिन जगहों पे होम विजिट्स होते हैं वहां पर तो होम विजिट में पता चल जाता है कि गोल्स कैसे चल रहे हैं। लेकिन अगर होम विजिट नहीं हो रहे हैं तो क्या माध्यम है पता करने का कि गृह लक्ष्यों पे कितना काम हुआ है। अगर बच्चे निवासी स्कूल में हैं तो कैसे पता कर रहे हैं कि होम गोल्स पे कितना काम हुआ है, राइट। तो उसके लिए भी असेसमेंट से पहले स्कूल को प्लानिंग करना है कि अगर टीचर को स्कूल हर बच्चे के माता पिता को फोन करके पता करना है तो वो समय कब है, किस टाइम पे वो फोन करे। ये चीजें स्कूल और प्रिंसिपल लेवल पे प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होम गोल आप सिर्फ पेरेंट के सहायता से भर सकते हैं। आपने अगर गोल लिया कि बच्चा खुद से नहा लेता है या बाथरूम जाके खुद को क्लीन कर लेता है, तो ये गोल्स आपको अगर स्कूल में देखने को नहीं मिल रहे तो पेरेंट्स से पूछना तो जरूरी है। आप बिना उनके पूछे
स्कोरिंग नहीं भर सकते। फिर दूसरी बात ये कि मान लीजिए मैंने पेरेंट को फोन किया, और ये मैं बहुत मीटिंग्स में सुनती हूँ आप ही लोगों से, कि आपको जो पेरेंट बता रहा है और जो आप देख रहे हैं वो स्तर में फर्क दिखाई देता है। जैसे अगर आपने गोल लिया है ब्रश करना, और आपने वो गोल होम गोल दिया है, लेकिन स्कूल में बच्चा पेंसिल नहीं उठा पा रहा है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, बच्चे के हाथ में शक्ति नहीं है, लेकिन पेरेंट बोल रहा है हाँ ब्रश तो वो कर लेता है, रोज करता है, खुद से करता है, बहुत अच्छे से करता है, कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं लगता, तो क्या आप उसको इंडिपेंडेंट मार्क कर देंगे? नहीं ना, क्योंकि आप जो क्लासरूम में देख रहे हैं वो जो पेरेंट बोल रहा है उससे मेल नहीं खा रहा है। तो ये टाइम पर आप पेरेंट से 2-3 प्रश्न और पूछेंगे। आप चाहें तो उनको वीडियो देने के लिए भेज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपना जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा कि मुझे जो क्लास में दिख रहा है, वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। और इसका विपरीत उल्टा भी होता है बहुत बार, कि आपको लगता है बच्चा कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है ना वो तो करता ही नहीं। वो तो हमारे साथ तो करता ही नहीं, आप ही के साथ करता हो। तो पेरेंट मीटिंग से पहले आपको ये जाँच लेना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट कहाँ पर है? या वो आपको बढ़ा के बोल रहे हैं या कम बोल रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि पेरेंट मीटिंग में आपको उनके साथ क्या बात करना है, राइट? सो होम गोल को भरते समय सिर्फ जो पेरेंट ने बोला है वो ही मत भर दीजिए। क्योंकि आपके बच्चे या बच्चा आपके साथ 6 घंटे रहता है, आपको मालूम है कि बच्चा वो कर पा रहा होगा कि नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा-सा अपना जजमेंट यूज़ करिए और पुश करिए पेरेंट को पूछने के लिए, और एविडेंस इकट्ठा करिए कि बताइए जी कैसे करता है? आप फ़ोटो भेज दो, नेक्स्ट टाइम ब्रश कर रहा होगा तो वीडियो भेज दो। यू नो व्हाट? सो इस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखिए, नॉट टू पुश द पेरेंट, उनको गलत साबित करने के लिए नहीं, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि बच्चा का एक्चुअल लेवल क्या है और आपको पेरेंट को उसको क्या सलाह देनी है पेरेंट मीटिंग में, ठीक है? और जो निवासी स्कूल्स हैं, उसमें जो-जो लोग वार्डन हैं, जो-जो लोग बच्चे के साथ काम करते हैं, उनसे पता करिए कि बच्चे का लेवल क्या है, राइट? तो आई नो कि हमारे बहुत प्रतिशत स्कूल्स निवासी स्कूल्स हैं, तो उसमें जो इंसान उस बच्चे के साथ काम कर रहा है, उनसे पता करिए कि वहाँ पर क्या परिस्थिति है। और अगर किसी वश पेरेंट बोल रहा है कि मुझसे हो ही नहीं पाया, मैं नहीं कर पाया गोल्स पे काम, तो पता करिए कि क्यों नहीं कर पा रहे। एंड मैं जब आईपीस देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि जो होम गोल्स का टास्क एनालिसिस है, उसमें भी बहुत गुंजाइश है बेटर होने की। तो उसको प्लीज़ फर्स्ट टर्म में करेक्ट करिए, और जब हम पालक मीटिंग की बात करेंगे, मैं उसके बारे में भी बताऊँगी, राइट? सो गृह लक्ष्यों को ऐसे ही बस 5 ही हैं, इनको स्कोरिंग करना है, ऐसे करके स्कोरिंग मत करिए। उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दीजिए, और जहाँ-जहाँ ज़रूरत है उसको प्लीज़ पूरा करिए। नाउ मूविंग ऑन टू रिपोर्ट कार्ड। जैसे मैंने पहले बोला, दिशा का पोर्टल आपको सब कुछ निकाल के देता है, राइट? गोल्स में कितनी प्रोग्रेस हुई है, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ता है। ओनली 2 चीज़ें जो हमें भरनी पड़ती हैं, वो है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, और दूसरा जो है वो कमेंट्स, करेक्ट? ये 2 चीज़ें हमें भरनी पड़ती हैं, बाकी सब कुछ जो है वो ऑलरेडी हमारा रिपोर्ट कार्ड जो है पोर्टल से भर के आता है। नाउ जब आप ड्रॉप डाउन करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी में, जैसे अगर संगीत की प्रतिक्रिया है या जो ये है, उसमें ड्रॉप डाउन आता है। इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। अति उत्तम, हिस्सा लेना, प्रतिक्रिया देना या अप्रोत्साहित करना। मतलब इसमें क्या है, सबसे नीचे वाला, कितनी भी सहायता दें, बच्चा उस एक्टिविटी या उस गतिविधि में पार्ट नहीं लेता है। प्रतिक्रिया देना मतलब कुछ रिएक्शन देना, दूसरों को सुनना, प्रतिक्रिया देना, कोई चीज़ जो है वो थोड़ी मदद से बच्चा कर लेता है। हिस्सा लेना मतलब बच्चा उस गतिविधि में खुद से शामिल होने की कोशिश करता है, निर्देश का पालन करता है और दूसरे लोगों के साथ जो है वो मिलजुल के खेलता है। और अति उत्तम मतलब
खुद से वो बच्चा वो गतिविधि कर लेता है। तो ये जो है आपको रिपोर्ट कार्ड में भरना है, इसलिए इन सब चीज़ों का मतलब समझना ज़रूरी है और इन सब चीज़ों के लिए आपको अगर आपके स्कूल में को-करिकुलर टीचर हैं, तो उनके साथ बात करके आपको ये चीज़ जो है वो भरनी है, ठीक है? और लास्ट में जो चीज़ आती है, वो आती है हमारा रिपोर्ट कार्ड फिलिंग। आई नो आप लोग बहुत रिपोर्ट कार्ड भरते हैं। आई नो उसमें बहुत सारे डिटेल्स भी आप लोग डालते हैं। इस बार रिपोर्ट कार्ड करने से पहले आप सिर्फ ये 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, तो इट विल बी ग्रेट। वन इज़ समराइज़, मतलब संक्षिप्त में लिखना कि बच्चा आजकल क्या कर पा रहा है, आपके पास 2 ढाई महीने से है। आपको क्या लगा कि बच्चे को क्या-क्या आ गया है या क्या-क्या कर रहा है। दूसरा हाइलाइट, मतलब कोई मुख्य बात बच्चे के बारे में बताना। और तीसरा रेकमेंड, मतलब कोई सुझाव देना। देखिए हमारे पास थोड़ी जगह होती है जिसमें हम कमेंट भर पाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम वैसी चीज़ें भरें जिससे माता-पिता को फ़ायदा हो। बच्चा तो वो रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ पा रहा है। रिपोर्ट कार्ड इज़ प्राइमरीली फॉर द पेरेंट्स, या वो जिसको आगे दिखाते हैं, थेरेपिस्ट को दिखाते हैं, किसी को दिखाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि रिपोर्ट कार्ड किसके लिए भरा जा रहा है। आपको मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ एक, और बताती हूँ कि वही सेम चीज को हम बेटर कैसे बना सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले को आइडिया मिले कि बच्चे को अच्छा क्या क्या कर रहा है, क्या उसकी खासियत है और हमें क्या करना है। सो तीनों चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। सो एक रिपोर्ट कार्ड मैंने पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था कि बच्चा रिधा जो है वो 12 साल की लड़की है। वो कुछ-कुछ चीज़ों का पालन कर लेती है। बहुत वेग तरीके से जो है वो चीज़ लिखी गई थी। अब हर माता-पिता को पता है कि उनका बच्चा कितने साल का है, राइट? हमारे पास थोड़ी-सी जगह है, उसको प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, राइट? तो यहाँ पर एक, एंड मैं नहीं कह रही कि इसी को कॉपी कर लीजिए, प्लीज़ मत करिए इसको कॉपी। लेकिन ध्यान रखिए कि क्या चीज़ों को हाइलाइट कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें जो हैं वो संक्षिप्त में बता सकते हैं और क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। सो राब्या एक न्यू एडमिशन होने पर भी सबके साथ मिलजुल कर रहती है। उसे कक्षा में एडजस्ट अच्छे से कर लिया है। वह नियमित नियमित रूप से स्कूल आने में उसको बहुत इससे बहुत फायदा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, न्यू एडमिशन है, बिकॉज़ पेरेंट उसको रोज़ भेज रहा है, बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो पाया है। उसके बाद एक समरी है कि बच्चे ने 1-2 महीने में क्या-क्या सीखा है। तो अगर आप देखेंगे कि सूचना का पालन कर लेती है, 1 से 9 से गिनती सीख रही है, पर्यावरण में स्थानीय नामों को सीख रही है, घर की गतिविधियों में अपना बेड लगाना, सब्जी साफ करना ये सीख रही है। तो आपने एक छोटे से संक्षिप्त रूप से बता दिया कि आपने इन महीनों में क्या किया और उसने क्या सीखा। फिर उसके बाद आता है कि हाइलाइट, कि एक तो वो बहुत जो है वो आत्मविश्वासी लड़की है और वो उसमें एक क्षमता है कि वो और लोगों के साथ थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, तो ये हाइलाइट किया गया है। और फिर उसके बाद एक रिकमेंडेशन है पेरेंट के लिए, क्योंकि उसमें ये सब क्वालिटीज हैं, तो उसको घर में भी किसी तरीके से इंडिपेंडेंट काम या स्वतंत्र रूप से काम देना चाहिए। इस टर्म में रब्या ने अच्छी प्रगति करी है। गृह लक्ष्यों पे ज्यादा समय देने की जरूरत है। दिस इन नो वे इज द टेम्पलेट फॉर रिपोर्ट कार्ड। मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा का ऐसा दोबारा लिख दो, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जब आप रिपोर्ट कार्ड लिखते हैं, कोशिश करिए अपने दिमाग में ये 3 चीजें ध्यान रखने के लिए। क्या मैंने इस बच्चे का संक्षिप्त रूप में पेरेंट को बताया है, क्या क्या कर पा रहा है? क्या मैंने कोई ऐसी चीज है जो बच्चा करता है वो हाईलाइट करी है? और क्या मैंने उस पेरेंट को रिकमेंडेशन दिया है कि वो घर में क्या चीज कर सकते हैं? सिर्फ ये 3 चीजें याद रखेंगे भरते समय, तो जो आप भरेंगे उसका महत्व जो है वो पेरेंट के लिए ज्यादा होगा। दैट्स ऑल। सो कीप दीज 3 थिंग्स इन माइंड, ध्यान में रखिए लिखते समय बस। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, हर बच्चे का सेम नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। ओके। एंड लास्ट चीज जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पेरेंट मीटिंग।
कि असेसमेंट के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने हैं, ऑब्वियसली पेरेंट के साथ शेयर करने के लिए। तारीख निश्चित करनी है। कोशिश करिए दोनों पेरेंट्स को बुलाइए। आई नो कि मदर्स ज्यादा आते हैं, बट कोशिश करिए कि अगर मदर फादर दोनों आए। सारी रिपोर्ट कार्ड, बच्चे की वर्क बुक, बच्चे के टास्क एनालिसिस, होम गोल्स, सब कुछ साथ में लेके बैठिए जब आप पेरेंट के साथ बात करते हैं, और सिस्टमैटिकली कायदे से पेरेंट्स को सब कुछ दिखाइए। ये लक्ष्य लिए गए थे, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। देखिए क्लासरूम में हमने ये वर्कबुक्स पे काम किया है। होम गोल्स में प्रॉब्लम आ रही है, ये रहा होम गोल्स का लिस्ट। क्यों आपको दिक्कत आ रही है, किस जगह दिक्कत आ रही है, ये देखिए टास्क एनालिसिस, आप कहाँ पहुंचे हैं, जरूरत है हेल्प है तो उनको करिए। सो आपकी पूरी तैयारी रहनी चाहिए जब आप पेरेंट मीटिंग के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद जो वार्डन्स हैं, जो आपके निवासी शालाएं हैं, यही सब चीजें आपको वार्डन्स को भी बतानी है, क्योंकि गृह लक्ष्यों पे काम सिर्फ वही करते हैं। और लास्टली, अब आप पार्टनर स्कूल्स हैं, आपके पेरेंट्स को कम से कम दिशा के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप दिशा का पाठ्यक्रम करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी फायदे क्या हैं, उसके वर्कबुक्स और मैनुअल्स कैसे हैं। सो आपसे आग्रह है कि जब आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप दिशा के बारे में भी बताइए उनको, ताकि उन्हें पता चले। बिकॉज इसी तरीके से अवेयरनेस बढ़ेगा, उन्हें पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं, कहाँ किन जगहों पे बच्चा काम करता है, वर्कबुक्स कैसे होते हैं, मैनुअल्स कैसे होते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो हम एक दो स्लाइड्स या एक दो इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे कि दिशा के बारे में क्या बताना है, लेकिन मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्लासरूम में उनका बच्चा क्या कर रहा है। हर पेरेंट का हक है कि हम बताएं। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देना इज नॉट आवर जॉब। हमारा जॉब है कि हम बताएं कि क्या लक्ष्य लिए गए थे, क्यों लिए गए थे, ये आपने फर्स्ट मीटिंग में बता दिया है उनको, लेकिन उनपे क्या प्रगति हुई है, आप उस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या करते हैं क्लासरूम्स में। सो अगर TLMs है उनको रखिए, अगर आप CIP पे गए हैं, कहीं पर बाहर लेके गए हैं, वो चीजें बताइए, उनके फोटोग्राफ्स रखिए, टास्क एनालिसिस रखिए, होम गोल के डिटेल्स रखिए, और दिशा के बारे में बताइए। ये सारा इनपुट दीजिए पेरेंट को, बिकॉज हम हर बार बोलते हैं कि वो हमारे उतना ही सहभागी हैं, और वो नहीं अगर इन्वेस्टेड होंगे तो बच्चे के प्रगति में कभी भी उतना स्पीड नहीं आ पाए। सो इफ यू कीप ऑल दिस इन माइंड, देन जो हमारा फर्स्ट टर्म है, असेसमेंट से लेकर पेरेंट मीटिंग तक, वो स्मूथली जाए। सो यहाँ पर मैं अपना जो है वो बातचीत बंद करती हूँ, लेकिन ध्यान में रखिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्कोरिंग, दोनों लक्ष्यों की और टास्क एनालिसिस की। उसके बाद हमारा आता है ये जो रिपोर्ट कार्ड भरना, जिसमें हमको एक्स्ट्रा करिकुलर और कमेंट्स ध्यान से भरने हैं। और उसके बाद पेरेंट मीटिंग का प्लानिंग ऐसे करना है कि सिर्फ टिक मार्क नहीं होना चाहिए, उसमें सच में कोई वैल्यू हमें होना चाहिए, पेरेंट के लिए भी और आपके लिए। सो अगर ये 5 चीजें हम अच्छे से, समझदारी से, प्लानिंग से करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का जो हमारा ये सफर है वो महत्वपूर्ण, इफेक्टिव या प्रभावी हो जाएगा। दैट इज ऑल। आप सब करते हैं, आई नो सब करते हैं, बट एक एक दो दो चीज भी आपने इससे लिया तो आपका जो असेसमेंट्स हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगे। सो आई विल स्टॉप नाउ। अगर कोई क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो प्लीज आप ओपनली शेयर करिए। शुभांगी,